हेलो गाइस, सो वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो लेक्चर नंबर 10। और आज हम पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन। अगर आपका क्वथनांक के उन्नयन के बारे में कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्वथनांक का उन्नयन बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, ये कैसे निकाला जाता है, इसका फार्मूला क्या होता है। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। अगर कोई भी डाउट आपका क्वथनांक के उन्नयन से रिलेटेड है तो क्या हो जाएगा, आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो इस वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छे से देखो, और अगर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो उन्हें देख के आओ। पहले ही हमने कुछ 9 वीडियो लेक्चर अपलोड कर लिए हैं जिनमें हमने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था, परासरण दाब पढ़ाया था, और परासरण दाब को मापने की बर्कले और हार्टले विधि भी मैंने पढ़ा दी थी। और एक अनुसंख्य गुणधर्म हम वाष्प दाब का अपेक्षिक अपनमन भी पढ़ चुके हैं। और आज हम ये पढ़ने वाले हैं तीसरा अनुसंख्य गुणधर्म विलयन का, जिसका नाम है क्वथनांक में उन्नयन। सो माय नेम इज जीतू एंड यू आर वाचिंग मी ऑन केम सेंटर। सो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल लेक्चर को। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग पहले हेडिंग लगाएंगे क्वथनांक में उन्नयन। फिर से पहले कि हम क्वथनांक में उन्नयन पढ़ें, उससे पहले हम एक बात जान लेते हैं कि आखिर ये क्वथनांक होता क्या है। ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वथनांक में उन्नयन, तो आखिर में हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये क्वथनांक क्या होता है। जब आपको क्वथनांक ही नहीं पता होगा तो आप क्वथनांक में उन्नयन कैसे निकाल पाएंगे। जैसे अगर मैंने आपको वाष्प दाब में अपनमन पढ़ाया था तो मैंने आपको पहले वाष्प दाब पढ़ाया था कि वाष्प दाब क्या होता है। तो मैंने वाष्प दाब में आपको क्या बताया था कि किसी द्रव की वाष्प द्वारा उस द्रव पर लगाए गए दाब को क्या कहते हैं, हम वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वाष्प दाब। इसी प्रकार ये जो क्वथनांक होता है ये क्या होता है, तो क्वथनांक का सिंपल मीन है, ये क्वथनांक द्रव के लिए डिफाइन होता है, किसी भी लिक्विड के लिए। तो क्वथनांक वह ताप होता है जिस ताप पर कोई द्रव क्या होने लगता है, उबलने लगता है। ठीक है, जिस ताप पर कोई द्रव क्या होने लगे, उबलने लगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका क्वथनांक बोलते हैं। जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, वाटर उबलकर धीरे धीरे वाष्प बनने लगता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वाटर का क्वथनांक बोलते हैं। तो क्वथनांक समझ गए, क्वथनांक क्या होता है, लिखेंगे एक बार यहाँ पे क्वथनांक। तो पहले हम यहाँ पे क्वथनांक का उन्नयन नहीं, यहाँ पे पहले एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे क्वथनांक, क्योंकि अगर हम क्वथनांक ही नहीं पता होगा तो हम क्या जान पाएंगे कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे क्वथनांक। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे वह ताप, लिखेंगे वह ताप, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, कोई द्रव उबल कर वाष्प बनने लगता है। ऐसे लिख लो, वाष्प बनने लगता है। ठीक है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलकर वाष्प बनने लगता है। जब उबलेगा तो वाष्प तो बनेगी ही। ठीक है, तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव क्या होने लगता है, उबलकर वाष्प बनने लगता है। या आप सीधे भी लिख सकते हैं, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव क्या करने लगे, उबलने लगे। सीधे तो आप यहाँ पे या करके ये भी डिफिनीशन लिख सकते हैं, या करके दूसरी डिफिनीशन, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, उबलने लगता है, कामा उस द्रव का, जो द्रव उबलेगा उस द्रव का क्या कहलाएगा, उस द्रव का क्वथनांक कहलाएगा। क्या कहलाता है, क्वथनांक, का बनाया था वाला, क्वथनांक कहलाता है। तो बात समझ में आ गई। क्वथनांक कुछ नहीं होता है, क्या होता है, एक अंक होता है ताप का, मतलब वह ताप जितने पर कोई द्रव क्या होने लगेगा, उबलने लगेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, उस द्रव का क्वथनांक। क्वथनांक हर चीज के लिए अलग अलग होता है। हो सकता है दूध किसी और ताप पर उबलता हो, और पानी किसी और ताप पर उबलता है, तेल किसी और ताप पर उबलता है। ठीक है, घी किसी और ताप पर उबलता है। ठीक है, सरसों का तेल किसी और ताप पर उबलता है, पेट्रोल किसी और ताप पर उबलता है। ठीक है, तो ये हर चीज के लिए क्वथनांक क्या होता है, हर द्रव के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे
क्वथनांक हर चीज के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। तो आप पहले क्वथनांक समझ लीजिए अच्छे से। आई होप आपको क्वथनांक अब क्लियर हो जाना चाहिए। क्वथनांक होता क्या है आखिर में, जब हम देखो समझ लो, जब हम द्रव को उबालते हैं ना धीरे धीरे, तो क्या होता है, पहले मान लो हमने थोड़ी सी उसको दी, ठीक है, थोड़ी सी हीट दी। जब हम थोड़ी सी हीट देंगे तब द्रव नहीं, हमारा पानी नहीं उबलता है। फिर थोड़ी और हीट देते हैं, तब धीरे धीरे जब हमारा जो बर्तन है वो गर्म हो जाता है, लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पा लेता है, तब क्या होता है, हमारा पानी उबलने लगता है और उबलकर वाष्प बनने लगता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हुआ, पानी उबला, तो उसे क्या कहेंगे, उस 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो ताप है उसे क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, उस पानी का क्वथनांक कहेंगे। तो यही होता है क्वथनांक। तो क्वथनांक क्या होता है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, क्वथनांक हर द्रव के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उदाहरण के लिए पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपको क्वथनांक अच्छे से समझ में आ गया है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, जो कि है क्वथनांक में उन्नयन। चलो मूव करते हैं। उससे पहले आप लोग इसे नोट करो, अच्छे से नोट करो, अच्छे से नोट करो, आप लोग इसे नोट कर लो। चलो ठीक, नोट करो, फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हेडिंग लगाएंगे क्वथनांक में उन्नयन। फिर मैं समझा देता हूँ पहले क्वथनांक में उन्नयन होता क्या है। ठीक है, तो देखो क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, जिस प्रकार हमने पढ़ा था वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन हमने क्या पढ़ा था, जब किसी शुद्ध विलायक में हम कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला देते थे तो क्या हो जाता था, उसका वाष्प दाब कम हो जाता था। इस घटना को क्या कहते थे, वाष्प दाब में अवनमन या वाष्प दाब में कमी। तो यहाँ पे क्या, क्वथनांक में उन्नयन, अवनमन का मतलब होता है घटना और उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। मतलब यहाँ क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वाष्प दाब क्या हो रहा था, वहां पे कम हो जाता था। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, देखो क्वथनांक में उन्नयन में अगर हमें लिखना आए तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे जब किसी शुद्ध विलायक में हम कोई अवाष्पशील पदार्थ या अवाष्पशील विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो उस विलायक का क्या हो जाता है, वाष्प दाब कम हो जाता है तथा क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। यही लिखेंगे। ठीक है, सिंपल है ना। चलो लिखते हैं, जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में, शुद्ध विलायक में हम कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं, अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं, तो विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, कम हो जाता है तथा क्वथनांक बढ़ जाता है, कम हो जाता है तथा क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। इस घटना को, इसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, इसे क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, इसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, इसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, इसे डेल्टा टी बी, बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी से प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं। ठीक है, इसे डेल्टा टी बी से प्रकट करते हैं। ठीक है, तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा, देखो यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन लिखेंगे डेल्टा टी बी बराबर। अब आप लोग हमें पहले बताओ, एक बात बताओ मुझे कि इसमें से विलायक का क्वथनांक ज्यादा होगा या विलयन का, ये बात बताओ हमें। हाँ, तो किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, विलयन का। बहुत अच्छे, कैसे, देखो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कोई शुद्ध विलायक था, जब हमने उसमें क्या डाल दिया, अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया, तो वो अब क्या बन गया, अब तो भाई विलयन बन गया, क्योंकि पहले विलायक था, हमने पदार्थ भी डाल दिया तो क्या बन गया, विलयन। अब ये जो विलयन बना, इसका वाष्प दाब तो कम हो गया है, लेकिन इसका क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया। तो जो विलायक का वाष्प क्वथनांक था वो कम था और विलयन का क्वथनांक ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हम किसमें से क्या घटाएंगे, डेल्टा टी बी बराबर लिखेंगे टी एस माइनस टी जीरो। ठीक है, ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे।
TS माइनस T0। ये किसका फार्मूला है? क्वथनांक में उन्नयन का। तो लिखेंगे जहां डेल्टा TB क्या है हमारा? क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। और ये जो TS है वो क्या है? विलयन का क्वथनांक। किसका? विलयन का क्वथनांक। और ये T0 क्या है? विलायक का क्वथनांक। आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात, विलायक का क्वथनांक, ठीक है। चलो अब एक बार अच्छे से फिर समझते हैं। जब हम किसी शुद्ध विलायक में क्या करते हैं, कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं तो जो विलयन बन जाता है उसका वाष्प दाब तो कम हो जाता है, लेकिन क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। इसी घटना को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, ठीक है। मान लो ये जो पहले विलायक था उसका क्वथनांक 5 डिग्री सेंटीग्रेड था। कितना? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हमने इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया तो ये बढ़ के हो गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब हमें निकालना है कि क्वथनांक में कितनी बढ़ोतरी हुई, तो इस 10 से हम क्या करेंगे? ये वाला 5 घटा लेंगे, मतलब जो विलयन का क्वथनांक था उससे विलायक का क्वथनांक घटा लेंगे। तो वही हमने लिखा है डेल्टा TB TS माइनस T0। जो विलयन का क्वथनांक था उससे हमने विलायक का क्वथनांक घटा लिया, तो हमारा क्वथनांक में उन्नयन मिल जाएगा कि हमने आखिरकार क्वथनांक में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो ये होता है क्वथनांक में उन्नयन, कुछ भी नहीं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इसे अच्छे से प्रिपेयर करो, बहुत इजी है यार, आराम से बता पाओगे कि क्वथनांक में उन्नयन होता क्या है, बता पाओगे ना। चलो एक बार और समझाता हूँ। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? जब किसी शुद्ध विलायक में हम कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है लेकिन क्वथनांक बढ़ जाता है। इस घटना को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक के उन्नयन को डेल्टा TB से प्रकट करते हैं। डेल्टा TB बराबर TS माइनस T0। TS क्या है? विलयन का क्वथनांक। T0 क्या है? विलायक का क्वथनांक, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करो। फिर मूव करते हैं इसके डेरिवेशन पे। इसका जो डेरिवेशन होता है वो क्या होता है? आप लोग एक ये फार्मूला लिख लेंगे यहाँ पे, m बराबर 1000 KB डैश W बटे डेल्टा TBW, ठीक है। आप लोग यहाँ पे एक फार्मूला लिख देंगे और यहाँ पे ये KB क्या है, W क्या है, डेल्टा TB क्या है, W क्या है, ये अभी आपको जब मैं इसका डेरिवेशन अभी कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे इस फार्मूले की हमें जरूरत पड़ने वाली है। और अगर क्वथनांक में उन्नयन पूछा जाए तो आप यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख के आएंगे, ये फार्मूला भी मेंशन करके आएंगे। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ ये क्या चीजें हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। जहां इस फार्मूले में जहां m बराबर है जो हमने पदार्थ मिलाया था अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार, जो हमने अवाष्पशील पदार्थ मिलाया था विलायक में उसका अणुभार है ये, ठीक है। ये KB डैश हमारा क्या है? KB डैश हमारा है मोलर, यहाँ पे लिखेंगे विलायक का, जो भी हमने विलायक लिया था विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक। ये आप आगे पढ़ेंगे, अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये जो डेल्टा TB क्या है, ये क्या है, ये तो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। डेल्टा TB क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। तो यहाँ लिख लेंगे क्वथनांक में क्या है, ये हमारा बढ़ोतरी मतलब उन्नयन। और क्या बचा? स्मॉल w बचा है। ये स्मॉल w हमारा क्या है? यहाँ पे ये वाला कैपिटल W है, नीचे ये कैपिटल W। ये स्मॉल w हमारा है विलेय, मतलब वही पदार्थ का भार, जो हमने पदार्थ मिलाया अवाष्पशील उसका क्या है? भार, कि कितने ग्राम भार मिलाया है, ठीक है। और ये जो कैपिटल W वो हमारा विलायक का भार है, कि कितने ग्राम पानी था, ठीक है, कितने ग्राम विलायक हमने लिया था। तो ये क्या है? विलायक का भार, यहाँ पे लिख लेंगे विलायक का भार, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करेंगे। और m बराबर 1000 KB डैश W बटे डेल्टा TBW। m बराबर क्या है? जो अवाष्पशील पदार्थ हमने मिलाया है उसका क्या है? अणुभार। KB डैश क्या है? विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। डेल्टा TB क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। W क्या है? पदार्थ का भार। और W ये कैपिटल W क्या है? विलायक का भार। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करो। फिर हम इस फार्मूले के डेरिवेशन पे चलते हैं, आखिर ये फार्मूला आया कहाँ से। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना, क्लियर करना चाहता हूँ, क्वथनांक में उन्नयन है, आप इतना लिख के आ जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है और डेरिवेशन पूछा भी नहीं जाता। हमारे सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट बुक में दिया हुआ है, इसके बाद ये डायरेक्ट आपको दिया होगा
थे, जो न्यूमेरिकल आते हैं वो हम इस फार्मूले की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी डेरिवेशन पढ़ाता हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये फार्मूला आया कहाँ से। हो सकता है बहुत सी बुक में दिया हो डेरिवेशन, तो आप इसे देख के आसानी से कर पाएंगे। चलो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे। चलो स्टार्ट करो इसे। चलो नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, फिर मूव करते हैं। नोट करो इसे जल्दी से। चलो नोट करो। चलो अब हम इस डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे। माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 पहले विलयन का वाष्प दाब P1 तथा दूसरे विलयन का वाष्प दाब P2 है, तथा शुद्ध विलायक का क्वथनांक T0 पहले विलयन का क्वथनांक T1 तथा दूसरे विलयन का क्वथनांक T2 है। अतः ग्राफ से समझ लो अब ये क्या कह रहा है। ठीक है, हमारे पास देखो इस ग्राफ में क्या है, एक ये जो पहला ग्राफ आपको दिखाई पड़ रहा है ये विलायक का ग्राफ है, और ये दूसरा ग्राफ आपको दिखाई पड़ रहा है ये विलयन फर्स्ट का ग्राफ है, और ये तीसरा ग्राफ जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो विलयन सेकेंड का ग्राफ है। ये यहाँ पे लिखा है, पहला वाला ग्राफ ये विलायक का है, ये दूसरा वाला फर्स्ट विलयन का, और तीसरा वाला ये सेकेंड विलयन का। ठीक है, तो हमारे पास तीन ग्राफ है। इधर हमारा टेम्परेचर है और इधर हमारा वेपर प्रेशर। इधर हम लिखेंगे अपना वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। यहाँ पे आप लोग लिख देना वाष्प दाब। ठीक है, इधर हमारा क्या चल रहा है, वाष्प दाब चल रहा है। ठीक है, और इधर कौन सी इस एक्स एक्सिस पे हमने लिया है टेम्परेचर, तापमान। तो क्या होता है देखो, जब हम शुद्ध विलायक लेते हैं, ये वाला जो पहला ग्राफ है वो शुद्ध विलायक, तो जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो होगा वो है P0, और पहले विलयन का जो वाष्प दाब हमारा है वो P1 है, दूसरे विलयन का वाष्प दाब P2 है। ठीक है, हम जानते हैं, हम वाष्प दाब में अवनमन पढ़ चुके हैं कि जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है वो विलयन से क्या होता है, ज्यादा। तो इसीलिए P0 का मान ज्यादा है और P1 का मान कम है और P2 का मान उससे भी कम है। और अब हम जानते हैं कि जो शुद्ध विलायक होता है उसका जो क्वथनांक होता है वो विलयन की अपेक्षा कम होता है, इसलिए जो T0 है वो कम है, T1 ज्यादा है और T2 उससे भी ज्यादा है। अब देखो हम ग्राफ में क्या करते हैं, ध्यान से देखो। ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट A है। ठीक है, और ये वाला ये पॉइंट है, इसका नाम B है, इस पॉइंट का नाम C है, और ये पॉइंट यहाँ पे जो काट रहा है ये पॉइंट D है, और इसके नीचे ये पॉइंट काट रहा है E। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, E पॉइंट है। अब ध्यान से आप देखोगे। ठीक है, यदि रेखा BD, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यदि रेखा BD व CE को सीधी माने तो, देखो ये रेखा B और D, ये वाली रेखा, और रेखा कौन सी, C और E, ये वाली, ये रेखा आपको हल्की तिरछा नजर आ रही है, ऐसे कर्व के रूप में है। अगर इनको हम सीधी मान ले, ये बिल्कुल कर्व नहीं है, हल्का सा कर्विकल है रेखाएं। ठीक है, अगर हम इनको बिल्कुल सीधी रेखाएं मान लें तो क्या होगा, देखो अगर हम इन रेखाओं को सीधी मान लेंगे तो क्या होगा, देखो ये कुछ ऐसे हमें नजर आएगा। ये हमारा A पॉइंट हमने यहाँ पे उठा के बना दिया, और ये वाला B पॉइंट हमने यहाँ पे बना दिया, और ये वाला C पॉइंट हमने यहाँ पे बना दिया, और ये C से ये रेखा E जुड़ी है यहाँ पे, तो E पॉइंट यहाँ पे बना दिया, और E से पहले ये पॉइंट यहाँ पे D है तो D पॉइंट यहाँ से बना दिया। जब हमने रेखाएं सीधी मान ली तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बन के आएगा, इस चीज को हमने निकाल के यहाँ पे बना लिया। ठीक है, तो ABCDE कुछ ऐसा बन के आएगा हमारे पास। तो लिखा है यदि रेखा BD व CE को सीधी माने तो त्रिभुज ABD व ACE क्या हो जाएंगे, समरूप। अब यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं कौन कौन से त्रिभुज, ABD, त्रिभुज ABD, एक त्रिभुज ए अंदर है और एक त्रिभुज ACE, ये दोनों क्या है, समरूप। क्योंकि हम पढ़े हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज में अगर हम एक लाइन खींच देते हैं बीच में तो वो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप त्रिभुज हो जाते हैं। ये हमने क्लास 10th में हमें पढ़ाया जाता है त्रिभुज में। ठीक है, तो वहां से क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACE क्या हो जाएंगे, समरूप। अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो कुछ कंडीशन होती है कि जो इनके भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, मतलब जो AD बटे AE होगा वो बराबर होगा किसके, AC बटे BC के, AC बटे AB बटे AC के। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AD बटे AE वो बराबर होगा किसके, AB बटे AC के। तो यही बात हमें लिखना है। तो यहाँ से क्या हो गया, अतः AD बराबर AE बराबर AB बटे AC, दोनों तरफ हमने रख दिया। ये कहाँ से आया है, त्रिभुज की कसौटी से, जो त्रिभुज की थ्योरम होती है वहां से। अब हमें AD का मान देखना है इसमें, तो A कहाँ है, ये पॉइंट A है और D पॉइंट ये है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ये P0 है ये P1, मतलब P0 से घट रहा है ना P1, तो P0 माइनस P1 होगा ना, ये वाला मान, ये मान क्या होगा, P0 माइनस P1। तो हमने AD की जगह क्या रख दिया, P0 माइनस P1। फिर AE देखो क्या है, तो A पॉइंट है A और E कहाँ है, ये पॉइंट E है, तो A से हमें कहाँ आना, इस E पर, तो A से E के बीच में क्या पड़ेगा,
ये P0 है और ये वाला क्या है P2, तो P0 माइनस P2, क्योंकि यही तो वाष्प दाब होगा। दूसरे अगर हम ग्राफ की बात करेंगे, दूसरे वाले ग्राफ की, ये जो दूसरा ग्राफ हमें कर्व दिखाई पड़ रहा है, तो उसके लिए वाष्प दाब में अपनमन क्या होगा, P0 से क्या घटा लेंगे, P2 घटा लेंगे, तो P0 माइनस P2, ठीक है। इसी प्रकार इधर देखो AB, तो ए है बी ए है, इस अक्षर पे क्या है, इस पर है हमारा क्वथनांक, तो T0 और ये क्या है T1, तो T0 माइनस T1। इसी प्रकार आगे देखो क्या करेंगे, हाँ इसके लिए AC के लिए हमारा क्या हो जाएगा T0 माइनस T2, ठीक है, क्या हो जाएगा T0 माइनस T2, ठीक है। तो यहाँ पे आप, क्योंकि ये वाला ज़्यादा है, सॉरी यहाँ पे आप लोग ये लिखेंगे, ठीक है, इसे रेज करूँ मैं थोड़ा, हाँ हमें यहाँ से पता है कि T2 का मान ज़्यादा है ना, यहाँ पे तो T1 का मान ज़्यादा है, तो T1 से घटाएंगे T0 और यहाँ पे T2 से घटाएंगे T0, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये गलत हो गया था, ठीक है, तो ये लिखा है T2 से घटाएंगे T0। अब देखो P0 माइनस P1 क्या है, ये क्या है P0 माइनस P1 क्या है, वाष्प दाब में अवनमन, और वाष्प दाब में अवनमन को हम कहाँ से लिखते हैं, डेल्टा P से, तो इसे डेल्टा P1 लिख सकते हैं, इसी प्रकार इसे डेल्टा P2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है, तो क्वथनांक बढ़ रहा है ना, तो क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं डेल्टा T1, इसको लिख सकते हैं डेल्टा T2, ठीक है। इसे हम समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, ठीक है, ये समझ में आया है कहाँ से आ रहा है, इसे हम समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। अब समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, जो ये देखो अगर हम इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, या तो ये समझ लो ये लिखा है डेल्टा P और ये लिखा है डेल्टा T, तो ये दोनों बराबर है ना, समानुपाती है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो डेल्टा T है वो समानुपाती है किसके, डेल्टा P, मतलब जो डेल्टा T हमारा क्वथनांक में उन्नयन होता है वो वाष्प दाब में अवनमन के अनुक्रमानुपाती होता है, ये चीज ध्यान रखो, जो हमारा क्वथनांक में उन्नयन होगा वो वाष्प दाब में अवनमन के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमने यहाँ पे जनरल में हमने वाष्प जो क्वथनांक में उन्नयन है उसे डेल्टा सफिक्स में, डेल्टा T सफिक्स में बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, तो हम इससे डिनोट कर रहे हैं, तो डेल्टा T भी हमारा अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके, डेल्टा P के, तो कहाँ से आए ये, यहाँ से, इसे हम समीकरण नंबर 2 डालेंगे। अब हम राउल्ट का नियम पढ़ चुके हैं, तो राउल्ट का नियम में हमने लास्ट में एक फार्मूला पढ़ा था कि P0 माइनस PS बटे P0 बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m मल्टीप्लाइड विद कैपिटल M बटे कैपिटल W, जहाँ स्मॉल w का है विलेय का भार, स्मॉल m क्या है विलेय का अणुभार, कैपिटल M क्या है विलायक का अणुभार और कैपिटल W क्या है विलायक का भार, ठीक है। तो P0 माइनस PS बटे P0 बराबर स्मॉल w डिवाइडेड बाई m स्मॉल m इंटू मल्टीप्लाइड विद कैपिटल M बटे कैपिटल W, ठीक है। तो इसको ये P0 माइनस PS है, ये राउल्ट के नियम से हमारा आ गया, समझ में आ रही इतनी बात। तो P0 माइनस PS को हम ये लिख सकते हैं डेल्टा P, क्योंकि ये क्या है वाष्प दाब में अवनमन ही तो है, वाष्प दाब में चेंज है, ये समझ लो, तो डेल्टा P लिख सकते हैं ऊपर वाले को, और नीचे तो P0 लिखा है उसको हमने P लिख दिया, ठीक है। नीचे क्या लिखा है P0, यहाँ पे आप P0 लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे P0, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे P0, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे P0, यहाँ भी क्या लिखेंगे P0, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा P0, ठीक है, ये चीज देख लेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर आएंगे, अतः डेल्टा P बराबर W बटे M गुणे M बटे W, और ये वाला P हम इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में ये वाला P0 हमारा यहाँ पे आ गया। ये डेल्टा P का मान समीकरण 2 में रखेंगे। अब ये जो हमारा डेल्टा P का मान निकला है वो हम इस समीकरण में रखेंगे, तो इधर हमारा डेल्टा T भी है तो हमने डेल्टा T भी लिख लिया, अनुक्रमानुपाती का निशान है, अनुक्रमानुपाती का निशान लगा दिया, और ऊपर क्या लिख दिया हमने, ये यहाँ पे डेल्टा T भी लिखा, अनुक्रमानुपाती का निशान लगाया, और ये जो डेल्टा P की जगह पे ये वाला मान डाल देंगे, तो W बटे M गुणे M बटे W इंटू P0, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखेंगे, किसी शुद्ध एक विलायक के लिए, अगर विलायक हमारा एक ही है, जैसे मान लो पानी का ही विलयन है, दोनों विलयन में विलायक पानी ही है और विलायक पानी ही है दोनों विलयन में, तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, किसी एक विलायक के लिए जो यम होगा विलायक का अणुभार, मान लो पानी है, पानी का अणुभार तो समान ही रहेगा हर जगह, चाहे विलयन कोई भी हो, अणुभार कितना होगा 18, तो वो 18 ही रहेगा। तो क्या होगा, किसी एक विलायक के लिए यम क्या है, बड़ा वाला यम है, ये बड़ा वाला यम क्या है विलायक का अणुभार, और P0 क्या है विलायक का वाष्प दाब, तो विलायक का वाष्प दाब भी क्या रहता है समान ही रहता है, विलयन का वाष्प दाब चेंज होता है ना, विलायक का वाष्प दाब थोड़ी चेंज होता है, तो ये क्या है P0 नियत होगा। तो अगर दोनों विलयन में हमारा विलायक सेम होगा तो उसका जो यम है कैपिटल वाला यम वो,
और ये विलायक का वाष्प दाब P0, ये दोनों क्या होंगे, सब नियत होंगे, नियत मतलब निश्चित होंगे। तो इन दोनों को हम हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो डेल्टा टीबी वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, स्मॉल डब्ल्यू के, स्मॉल एम के और बटे में कैपिटल डब्ल्यू के। ठीक है, तो जब हम इस अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या देगा, बराबर का निशान लगा दिया हमने, और यहाँ पे एक अनुक्रमानुपाती नियतांक आ जाएगा जिसे केबी से लिखते हैं, किससे, केबी से। और यहाँ पे डब्ल्यू पहले से था, यम और डब्ल्यू, तो यहाँ से हम यम का अगर मान निकाले तो यम बराबर केबी डब्ल्यू बटे डेल्टा टीबी डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है हमारा, जहाँ केबी बराबर क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक, ये नीचे लिखा है केबी बराबर कांस्टेंट। अब इधर देखो आप लोग, इधर समीकरण 4 से हम लिख सकते हैं, समीकरण 4 हमने इसको बना ली, इस वाली को समीकरण नंबर 4, इसको हमने बनाई समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 4 से हम क्या लिख सकते हैं, देखो डेल्टा टीबी हमारे समीकरण नंबर 4 यही तो थी, डेल्टा टीबी बराबर केबी डब्ल्यू बटे एम डब्ल्यू। तो हम समीकरण 4 को इस रूप में लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी बराबर केबी और ये डब्ल्यू बटे जो एम था, स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम, इसको हम ऊपर ले आए हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, केबी इंटू डब्ल्यू बटे एम और बटे में डब्ल्यू है ही नीचे बड़ा वाला। ठीक है, तो और डब्ल्यू बटे एम होता क्या है हम जानते हैं, डब्ल्यू बटे एम क्या होता है, भार बटे अनुभार क्या होता है, मोलों की संख्या, और ये स्मॉल है दोनों, तो एन क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, विलेय के मोलों की संख्या, ये एन क्या आ गई हमारे, विलेय के मोलों की संख्या, क्योंकि डब्ल्यू बटे एम क्या होता है एन, तो हमने डब्ल्यू बटे एम की जगह पे मान एन रख दिया, तो यही आ जाएगा डेल्टा टीबी बराबर केबी एन बटे डब्ल्यू। अब देखो ध्यान से सुनो, अब एन बटे डब्ल्यू क्या होता है, वो भी हम जानते हैं क्या होता है, मोलरता, क्योंकि हमने मोलरता की परिभाषा पढ़ी है। मोलरता क्या होता है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, उस विलयन की मोलरता कहते हैं। तो समझ लो यहाँ पे, तो एन बटे डब्ल्यू की जगह हमने एम रख दिया, तो डेल्टा टी बी बराबर इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, एम बराबर के बी एम। इसे समीकरण नंबर 6 डाल देंगे, जहाँ यम हमारा द्रव्य, यम हमारा अनुभार नहीं है यहाँ पे, वो दूसरी समीकरण थी, यहाँ पे जो यम है इसमें वो क्या है, हमारी मोलरता। तो अतः समीकरण 6 से हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी, अगर हम के बी को हटा दें तो अनुक्रमानुपाती आ जाएगा यम। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, समीकरण 7 में, समीकरण हमें 7 में हमें ये समझ में आ रहा है, जो क्वथनांक में उन्नयन होता है हमारा, वो मोलरता के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। यहाँ पे देखो ना, जो क्वथनांक में उन्नयन है हमारा, वो मोलरता के अनुक्रमानुपाती होता है। तब तक आप लोग इसे अच्छे से नोट करो, और आई होप यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश करो, ये समरूप त्रिभुज हो रहे हैं। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज के हम क्या लगा देंगे, कंडीशन लगा देंगे यहाँ पे, और बाकी बहुत ही ईजी है। ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने भाषा लिखी है आप खुद से इसमें चित्र में देख के अपने आप से लिखेंगे। ठीक है, उसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, आराम से आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो क्या कीजिए, अच्छे से नोट करो। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कॉपी पे लेके बैठा करो, चलो अच्छे से नोट करो, फिर आगे मूव करते हैं इसके आगे के डेरिवेशन पे। चलो नोट करो, आगे बढ़ते हैं। समीकरण 5 से, समीकरण 5 हमारी क्या थी, यम बराबर के बी डब्ल्यू बटे डेल्टा टी बी डब्ल्यू से। और ये चीज हमको ध्यान रखनी, तभी यहाँ पे डेरिवेशन कर पाओगे, क्योंकि हम जानते हैं जो मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है, हमने उसे के बी डेश से लिखा है, हो सकता है आपकी बुक में के बी से लिखा हो, क्योंकि हमने के बी पहले ले लिया था, इसलिए हम इसे के बी डेश से लिख रहे हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक को हम कहाँ से लिख रहे हैं, के बी डेश। ये जो के बी डेश होता है वो बराबर होता है के बी बटे 1000। ठीक है, तो इस के बी का अगर यहाँ से मान निकालेंगे, तो यहाँ से मैं आगे बता देता हूँ, अगर आप यहाँ से के बी बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 और के बी डेश। अब ये के बी का मान हम समीकरण 5 में डाल देंगे, अर्थात समीकरण 5 में के बी का मान रखने पर तो यम बराबर अब के बी की जगह पे कितना डाल देना, 1000 के बी डेश। तो इस के बी की जगह हमने डाल दिया 1000 के बी डेश डब्ल्यू बटे डेल्टा टी बी डब्ल्यू। यही हमारी जो फाइनल इक्वेशन आ गई है, और इसी से हम क्या करेंगे, जो हम पदार्थ मिलाएंगे विलयन में उसका अनुभार ज्ञात करेंगे। यही हमारा यही हमें निकालनी थी, यही इक्वेशन पर हम पहुंच गए। यहाँ पे समझ लेंगे इस इक्वेशन से हमारा क्या होगा, सभी हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और इस पर न्यूमेरिकल आते भी हैं। ठीक है, तो देखेंगे जहाँ पे क्या, जहाँ के बी डेश क्या है, विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक, डेल्टा टी बी क्या है, क्वथनांक का उन्नयन, यम का है पदार्थ का अनुभार, डब्ल्यू क्या है पदार्थ का भार, और डब्ल्यू ये कैपिटल वाला डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार। तो आप लोग इसे नोट करो अच्छे से, और इसको याद रखेंगे, एम बराबर 1000 के बी डेश डब्ल्यू बटे डेल्टा टी बी डब्ल्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करो इसे अच्छे से, फिर आगे मूव करते हैं। नोट करो जल्दी से। अब हम इस 60 नोट को पढ़ लेते हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो क्या होता है, 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ का 1 मोल घुलने पर क्वथनांक में जो, या क्वथनांक का जो उन्नयन विलायक का मोलल स्थिरांक कहलाता है। ठीक है,
क्वथनांक का उन्नयन विलायक का मोलर स्थिरांक Kb डैश कहलाता है। इसे कहाँ से लिखेंगे? Kb डैश। तो होता क्या है, देखो होता है जब हम किसी 1 किलोग्राम विलायक में क्या करें, किसी 1 किलोग्राम विलायक में किसी आवासशील विद्युत अपघट्य या किसी आवासशील पदार्थ का केवल 1 मोल मिलाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई विलायक है 1 किलोग्राम, ठीक है, और उसमें हमने क्या किया, एक आवासशील पदार्थ का केवल 1 मोल घोल दिया। तो 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में कुछ उन्नयन होगा ना, उसके क्वथनांक में क्या होगा, कुछ उन्नयन होगा। जितना उन्नयन हो रहा है क्वथनांक में उसी को हम क्या बोलेंगे, विलयन का मोलर उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलेंगे? मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो यही लिखा है, 1 किलोग्राम विलायक में किसी आवासशील पदार्थ का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसे Kb डैश से प्रकट करते हैं। उदाहरण पर दिए H2O के लिए Kb डैश 0.51 होता है, एथिल अल्कोहल के लिए Kb डैश 1.20 होता है, ये है एसीटोन के लिए Kb डैश 1.72 होता है। तो आप याद रखेंगे मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, या ऐसे किसी 1 किलोग्राम विलायक में किसी आवासशील पदार्थ का 1 मोल घोलने पर उस विलायक में जो विलायक के क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो कैसे लिखेंगे, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में आवासशील पदार्थ का केवल जब हम 1 मोल मिलाते हैं, ठीक है, तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम में आवासशील पदार्थ का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसी को विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करो, ये पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में 60 में पूछ लिया जाता है। इसे नोट करो, नोट करो अच्छे से, चलो नोट कर लो अच्छे से। और इसी के साथ हम क्या करेंगे, अपने इस वीडियो लेक्चर को ओवर करेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें और कमेंट में बताते रहें आपको समझ में आ रहा है या नहीं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंडों में, ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो भी एक वीडियो देख के आराम से क्या करें, अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ला पाएँ। ठीक है, तो गाइस तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और गाइस लेक्चर अगर अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब भी कर देना। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, कैरी ऑन।